अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमील अहमद ख़ान एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे और अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हलाल स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मेरे से व्हाट्सएप पे पूछे मेरे दोस्त अकारिब, अजीज़ व अकारिब। तो चलिए मैं आपकी जो क्वेरी है उसको लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वैसे तो हमारे यूट्यूब में इसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और मैं पिछले वीडियो में भी बताया कि आपको हर चीज़ जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है और मेरा वीडियो बनाना उसके ऊपर इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम, और जो बंदा वीडियो बनाया ऑलरेडी उसका भी काम ख़राब करे वैसा होता। इसीलिए मैं जो ऑलरेडी टॉपिक्स मौजूद है उसके ऊपर ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। जैसा कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक किसको बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को बोलते हैं। हाँ, बारी बारी जब मैं ट्रेडिंग वीडियो डालूंगा तो कुछ ना कुछ आपको जो है सिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो हर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये स्टॉक, ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट जो है मेरे को लोग बोले कि आप भी बनाओ, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेंट बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। तो हम डिटेल में हम सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको शेयर भी करूँगा कि किस तरह मैं स्टॉक को एनालाइज करता हूँ और आइडेंटिफाई करता हूँ कि हलाल है या हराम है। आप एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले एज ए मोमिन, एज ए मुस्लिम, वी हैव ए कंडीशन इन आवर इस्लाम दैट you are obliged to use only halal things and you need to restrict yourself from haram things। क्योंकि कैसा है कि हराम का एक भी लुक़मा आपके अंदर चले गया आपके पेट में तो वो 40 दिनों की इबादत आपकी कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती और वो लुक़मा गुनाह कराए तक, गुनाह में फहश भी हो सकता, झूठ भी हो सकता, ग़ीबत भी हो सकती, कुछ भी हो सकता, वो लुक़मा गुनाह कराए तक आपको छोड़ता नहीं। तो बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मोमिन, it is highly mandatory for us to avoid ourselves from being into haram things, haram ways, and always we have to encourage ourselves to go towards the halal। तो ये कॉन्सेप्ट है। और कमिंग टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसमें हम ट्रेड करना सीख रहे हैं और जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी आप कमा सकते। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको जो है तकरीबन 5000 से ज़ायद स्टॉक्स है पूरे इंडिया में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि लिस्टेड है। लिस्टेड यानी कि जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें से 4000 स्टॉक्स जो है आपको हराम है, जिसमें एज ए मुस्लिम, एज ए मोमिन, वी कैन नॉट इन्वेस्ट, वी कैन नॉट ट्रेड। सिर्फ 1000 की विंडो है, 1000 स्टॉक्स है जिसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया से मैं आगे आपको स्क्रीन पे बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्राइटेरियाज कौन से हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 4000 स्टॉक्स है वो कैसा आइडेंटिफाई करें, और ये जो मेथड है इसको शरिया स्क्रीनिंग, शरिया कॉम्प्लाइंट स्क्रीनिंग ऑफ स्टॉक्स बोलते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब कि आप स्कैन कर रहे हैं, आप जो है टेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक जो है मैं इसको लेके आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये है स्क्रीनिंग, शरिया कॉम्प्लाइंट स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या हलाल शरिया कॉम्प्लाइंट स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। तो कौन से वे से हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों, इसके अलावा ये तो हो गए स्टॉक्स की बात। इसके अलावा 2 और सेक्शंस हैं जिसमें लोग बहुत पूछते हैं कि इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहला सेक्शन है एफएनओस। एफएनओस का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क़तअन हराम है, इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको लेकर एक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ेगा या घटेगा।
उसके ऊपर बोली कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं। तो ये वहाँ पर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं रहता और शेयर रहता ना कुछ तो रहता, खाली स्पेक्यूलेशन रहता, प्रेडिक्ट किया जाता कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये उलमा इकराम की तरफ से क़तअन हराम है, इसमें आप नहीं कर सकते। दूसरा है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है। इसके भी आपको जो है मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे जाते, जैसा कि क्रूड ऑयल का दाम अगले अब अक्टूबर का महीना चल रहा, नवंबर में क्या रहेगा, दिसंबर में क्या रहेगा, और वहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटी में जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, डिलीवरी नहीं मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कमोडिटीज़ भी आपके लिए हराम है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ में तिजारत करते तो आपको फ़िज़िकल फॉर्म में डिलीवरी हासिल होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि गोल्ड ख़रीद के उसका प्राइस महंगे हुए तक जो है अब उसको रख के बेचना चाह रहे, तो आपके पास वो आपके कब्ज़े में गोल्ड रहना, फिज़िकल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपके पास रहना, तभी आपके लिए जायज़ है, वरना वो जायज़ नहीं है इस्लामिक रूल्स के एतबार से। ये स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स आपको जो है डिलीवरी में मिलेंगे, आपको आपके डीमैट अकाउंट में, जैसा आपके बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आते, वैसी स्टॉक्स की क्वांटिटी भी आपको डीमैट अकाउंट में डिलीवरी के एतबार से आपको मिल जाएगी। इसीलिए वो हलाल करार दिया गया है। वो कंडीशन हम आगे देखेंगे, कौन से स्टॉक्स हलाल है और कौन से स्टॉक्स हराम है, वो पूरी एक मेथड है। तो कमोडिटीज़ भी आपके लिए टोटली हराम है। अब लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़। दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटल करेंसी, जो कि बिटकॉइन है, कलाडा है, कईयों करेंसीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब ये डिजिटल करेंसी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोल के एक टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से वो डिजिटल करेंसी फॉर्म होती है, फॉर्म होके अब उसका कईयों कॉन्स्पिरसी से, कईयों थियोरी से, जिसमें वो करेंसी कहाँ से हुए, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा, ये इसकी इंफॉर्मेशन अभी वेग है, अभी उतनी स्पेसिफिक नहीं हुई, वो एक ग्रे एरिया है। इसीलिए बाज़ उलमा उसको जायज़ करार देते, बाज़ उलमा उसको जो है उससे रोक देते। तो मेरा भी ये मानना है कि जब ये ग्रे एरिया है और जब इसमें पता नहीं कि कहाँ इंफॉर्मेशन जा रही, कहाँ हमारे पैसे जा रहे, कौन इसको कंट्रोल कर रहा, तब तक जो है मैं भी इसको अवॉइड करूँगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इससे दूर रहे, तब तक कि हमारे उलमा इकराम का इजमा इस पर नहीं आ जाता। तो बहुत से उलमा इकराम तो इसको जो है नाजायज़ करार देते अभी फ़िलौक़त के वास्ते। जब डिजिटल करेंसी आम हो जाएंगी और तमाम दारोमदार इसका आम हो जाएगा, जब हम उसके बारे में सोच सकते हैं। एज ऑफ नाउ वी नीड टू अवॉइड दिस। तो ये 3 फॉर्म से जो भी ये फॉर्म से, जैसा क्रिप्टो है, क्रिप्टो में बिटकॉइन आ गया, जो कि बहुत फेमस है ये बिटकॉइन। और हाल में आपको न्यूज़ भी मिले थे क्या हुआ बिटकॉइन के साथ। जो हमारा बंदा जो है, टेस्ला का बंदा इलॉन मस्क कुछ ट्वीट करता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइजेस और क्रिप्टो के प्राइजेस पूरे गिर गए। तो कौन उसको कंट्रोल कर रहा, क्या है क्या नहीं, ये पूरा वेग इन्फॉर्मेशन है। और एफएनओस और कमोडिटीज़ के बारे में भी आपको बोल दिया हूँ। अब रहा स्टॉक्स जो है इसको कंट्रोल करता है सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है XYZ के नाम से, आपको उसको जो है पब्लिक की तरफ आपको लेके जाना है और पब्लिक करने से पैसा उठाना है आपको, तो आप जाओगे सेबी की तरफ। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो वो सेबी डिसाइड करेगी कि आपकी कंपनी लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वो कंपनी जब अथॉरिटी आपका बाज़ाब्ता 10-12 साल तक का ऑडिट होगा, पिछले 10-12 साल से आपने क्या किया, कैसा किया, कहाँ से माल उठाया, कितना आपके पास कर्जा है, कितना जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हो। बाज़ाब्ता एक थर्ड पार्टी कंपनी बिठाई जाती जो आपका तकरीबन ऑडिट करती है। ऑडिट करने के बाद एक्सचेंजेस को देती है, जैसा कि हमारे पास 3-4 एक्सचेंजेस है, जैसा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 फेमस है, NSE BSE। ये जो है एक्सचेंजेस जो है शेयर्स जनरेट करके कंपनी के शेयर्स जनरेट करके, शेयर्स बोल लो या स्टॉक्स बोल लो, जनरेट करके आपको जो है मार्केट में रिलीज़ करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर अथॉरिटी है और हमको डिलीवरी भी मिल रही है इसकी शक्ल। तो इसीलिए ये स्टॉक्स जायज़ है। अब हम अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि जो है हम जो स्टॉक्स जिसमें ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं वो हलाल कैसा हम जानना उसको, और हराम है सो स्टॉक्स कैसा आइडेंटिफाई करना और उससे बचना। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, मैं आया हूँ इस्लामिक अली की वेबसाइट पे। इस्लामिक अली, सबसे पहले ये क्या चीज़ है? इस्लामिक अली एक एप्लीकेशन है जो आपको बताएगा कि हराम कौन सा स्टॉक है, हलाल कौन सा स्टॉक है। और ये तमाम जितने भी ग्लोबल मार्केट्स है, जैसा कि US की मार्केट है, कनाडा की मार्केट है, सारे इसमें लिस्टेड है। लेकिन ये एक पेड एप्लीकेशन है, इंटरनेशनल ऐप है, और इसको जो है तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये साल के लगेंगे आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेना है। तो ये तो हो गई। पहले मैं इसको बहुत यूज़ करता था, लेकिन अभी बंद कर चुका हूँ क्योंकि बहुत इजी है, आपको उतने पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा एनालिसिस की ज़रूरत है। बस आप वो अगर सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कौन सा हलाल है और कौन सा हराम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फील्ड में आपको बहुत पढ़ना होगा, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत एजुकेशन लेते रहना पड़ेगा आपको। बिजनेसेस क्या हो रहे, क्या मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे, कैसा ग्लोबल मार्केट इफ़ेक्ट हो रही, कंडीशंस ग्लोबल मार्केट के क्या क्या है, बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ कैसा काम कर रही, और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे है। अब मिसाल के तौर पर ये बिज़नेस बहुत सेंसिटिव है दोस्तों। मिसाल के तौर पर गलवान घाटी में, इंडिया के बॉर्डर पे गलवान घाटी पे चाइना के जवान और इंडिया के जवान में खाली बहस ही हो गई, लड़े नहीं, माराम तोड़ी नहीं हुई, खाली बहस भी हो गई, तो स्टॉक मार्केट दूसरे दिन 5%, 10%, 15% डाउन हो जाता। उतनी सेंसिटिव है मार्केट है। US में कुछ पॉलिसी है जो है इंडस्ट्रीज़ को लेके या बिजनेस को लेके और कंज्यूमर को इफ़ेक्ट कर रही वो पॉलिसी। कुछ भी पॉलिसी आ गई तो उसका भी असर आपको जो है इंडियन स्टॉक मार्केट पे गिरता, और उसी तरह तमाम जितने भी स्टॉक मार्केट से उस पर गिरता। तो ये बहुत सेंसिटिव है, तो इसको आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा और आपको जो है पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे से अच्छा कमा सकते, वरना आप नहीं कमा सकते। तो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कैसा आप अपडेटेड रह सकते, क्या कर सकते आगे चल के। तो इस्लामिकली जो एप्लीकेशन जो वेबसाइट है उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है शरिया स्क्रीनिंग, जो मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ कि ये अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं जो है मोटे मोटे अंदाज में आपको बोलने की कोशिश करूँगा कि शरिया स्क्रीनिंग में क्या क्या है। सबसे पहले है वो स्टॉक्स, वो कंपनीज जिस शरिया स्क्रीनिंग आपको जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। सबसे पहले बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग, दूसरा है फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग, तीसरा है डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। मतलब कि आपका स्टॉक जो है 3 स्कैन्स के थ्रू गुजरेगा। पहला स्कैन है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर का मतलब क्या है? वो कंपनी जो है जिसका आप स्टॉक खरीदने वाले या ट्रेड करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं। हाँ, और एक चीज़ बता दूं आपको कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है। ट्रेडिंग यानी कि आप तिजारत कर रहे हो उसकी, यानी कि माल ख़रीद रहे कम में और बेच रहे उसको ज़्यादा में। लेकिन इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है,
1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के वास्ते आप स्टॉक को ख़रीद के रख रहे और उसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना आप उसका मुनाफा सालों के बाद कमा रहे। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। तो मैं यहाँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जब भी बात करूँगा तो आपको क्लिक हो जाना कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। हाँ, तो अब हम जब भी कौन से भी स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपके स्टॉक को जो है 3 स्कैन्स में गो थ्रू करना पड़ेगा। सबसे पहले है बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग, दूसरा है फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग, तीसरा है डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे बिजनेस सेक्टर स्क्रीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि बिज़नेस सेक्टर स्क्रीनिंग का मतलब आपको नाम में मालूम हो जा रहा है कि बिज़नेस सेक्टर कि जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी कारोबार किसका कर रही, कारोबार क्या कर रही। कारोबार अगर हलाल कारोबार कर रही है या वो चीज़ें बेच रही है या वो प्रोडक्ट्स बना रही है वो सर्विसेज जो रही जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हलाल है तो वो कंपनी आपके लिए जायज़ है। और अगर वो कंपनी हराम चीज़ों में इन्वॉल्व है, हराम एक्टिविटीज़ हराम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही, जैसा कि शराब का कारोबार है, जैसा कि सूद का कारोबार है, जैसा कि जुआ का कारोबार है, जैसा कि जो है सुअर के गोश्त का, सुअर की चर्बी बनाने का, जैसा कि गंदी पिक्चर है पोर्नोग्राफी, जैसा कि जर्दा या सिगरेट का है, एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, ये सारे जितने भी कारोबार थे वो अगर कंपनी उसमें इन्वॉल्व है तो आपके लिए ख़तअन हराम है। इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसा मालूम करना है कि कंपनी किस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले है अल्कोहल। अल्कोहल में आप जाके व्यू डिटेल्स मारो तो वो कंपनीज जो अल्कोहल का किसी भी लेवल का कारोबार करती है, जैसा कि ब्रूअर्स है, डिस्टिलर्स यानी कि अल्कोहल को फिल्टर करती, वाइनरी से, पैकेजर से पैकेज करती है अल्कोहल को, होलसेलर्स जो कंपनी शराब के बॉटलों को डंप करके रखते हैं, ट्रांसपोर्टर्स वो कंपनी जो शराब के कारोबार को ट्रांसपोर्ट करती यहाँ से लेके एक ए लोकेशन से बी लोकेशन तक, जो सेलर्स है जिसमें जिसके पब से बार से जिसमें शराब बेची जाती वो ख़तअन हराम है। वो कंपनी इसमें आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, ट्रेड भी नहीं कर सकते। तो आप ये पूरा पढ़ोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको और डिटेल में पता चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कई को हराम है भाई, सीधा सूद का कारोबार करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लेंडर्स, लोन के लेंडर्स, एजेंसीज़ जितने भी जो है सूद का कारोबार करते, क्या यानी कि वो बैंक्स जैसा कि अपना HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये बैंक्स जितने भी हैं, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से ये सारे कंपनीज क्या करते, लोन्स देते कॉरपोरेट्स को और आम पब्लिक को लोन्स देते और वहाँ से इंटरेस्ट कमाते। और आपको तो मालूम है सूद इस्लाम में हराम है, और जो कोई भी सूद का कारोबार करेगा, सूद का लेन देन करेगा, सूद लेगा या देगा, उसकी वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ जंग का ऐलान है, वो कुरान की आयत है। तो हमको सूद से बचना है, और इसीलिए उलमा इकराम भी वो कंपनीज़ को अवॉइड करने के लिए कहते हैं जो सूद का कारोबार करती और सूद में इन्वॉल्व है। हाँ, एक्सेप्शन क्या है, इस्लामिक बैंक्स, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज। इस्लामिक बैंक क्या करती, सूद का कारोबार नहीं करती, प्रॉफिट पे अपना मार्जिन रख के लोन्स देती, यानी कि हम तुम्हारे लोन देंगे। अगर मैं इस्लामिक बैंक की बात करूं तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, लेंडर्स को लोन देता है, लोन देने के बाद उसको बिज़नेस के आइडियाज़ और बिज़नेस के लिए जो है इनकरेज करता है, फिर वो बिज़नेस में से जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से इस्लामिक बैंक या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसका शेयर लेता है। तो ये आपके लिए हलाल है। ऐसी कंपनीज जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स है, वो कंपनीज आपके लिए हलाल है, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी ले सकते हैं उसमें।
लेकिन यहाँ पर मैं अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात बता दूँ तो आपको तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस्लामिक बैंकिंग स्टॉक्स मिलना या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के वो शेयर्स मिलना, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में नहीं है। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट की अगर बात कर ली जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में आप जो है इन्वेस्ट अवॉइड करिए। हाँ, अगर आप मिडिल ईस्ट के मिडिल ईस्ट की स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड करना चाह रहे, या ऐसी कंट्री में जहाँ पर इस्लामिक बैंक्स का चर्चा है और वो इस्लामिक बैंकिंग पे जो है अपना कारोबार करती है, और आप रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, फिर जाकर आप स्टॉक्स उसमें आप ले सकते, वरना आप ले नहीं सकते। तो ये तो हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात। अगला है गैम्बलिंग यानी कि सीधा सीधा जुआ। वो कंपनीज जो कसिनोस चलाती, ऑनलाइन गैम्बलिंग करती और ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाती, जैसे कि जंगली रम्मी है। जंगली रम्मी क्या है? वो जंगली रम्मी का कुछ कंपनी का वो कंपनी है जो है ये बेटिंग का ऐप है, जिसमें आपको जो है एक दिन में आप पैसे भी कमा सकते हैं, गवा भी सकते हैं। सरासर जुआ है। ड्रीम 11 है, माई 11 सर्किल है, ये ख़तान हराम है। बेटिंग ऐप्स है। बेटिंग ऐप्स क्या करते हैं? ड्रीम 11 है, इसमें जो है आपको टीम सेलेक्ट करना है। वो टीम अगर अच्छा परफॉर्म करी तो आपको पैसे आएंगे, नहीं परफॉर्म करी तो नहीं आते। तो ये ख़तान हराम है, ये गैम्बलिंग है, सीधा सीधा जुआ है। तो ये ख़तान हराम है, इसमें भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगली है पोर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। वो कंपनी जो सुअर का गोश्त मैन्युफैक्चर करती, डिस्ट्रीब्यूट करती, ब्रीड करती सुअरों को, उसकी पैकेजिंग करती, ज़ुबा करती, वैसे सारे कंपनीज हराम है। और खुशकिस्मती से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कंपनीज कम है लेकिन कम है। और अगर यूएस की मार्केट ले लिए, कनाडा की मार्केट ले लिए, यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स ले लिए और एशियन के थोड़े स्टॉक मार्केट ले लिए, जैसे शंघाई है, हैंगसेंग है, हांगकांग की है, ये सारे स्टॉक मार्केट में आपको जो है स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो पोर्क का कारोबार करते, वो हराम है। ये तो हो गई पोर्क की बात। अगली है पोर्नोग्राफी के ऊपर मैं वीडियो बनाया एक, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए। पोर्नोग्राफी के ऊपर भी आप, पोर्नोग्राफी क्या है भाई? सीधी सीधी गंदी पिक्चर है, ब्लू फिल्म्स अगर आप बोल दिए तो। वो कंपनीज जो इसकी मार्केटिंग करती, इसके मैगजीन्स बनाती, इसका प्रोडक्शन करती, इसके शूट करती और ऐसे गेम्स लॉन्च करती मार्केट में जो सेक्सुअली अब्यूजिव, सेक्सुअल इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल थिंग्स को जो है इनकरेज करते, वो सारे कंपनीज आपके लिए हराम है। ठीक है, ये तो हो गई पोर्नोग्राफी की बात। अब अगली है टोबैको कई को हराम है भाई? थोड़े उलमा इकराम जो है टोबैको हराम है बोलते, क्योंकि जर्दा जो है जानलेवा है, कैंसर इसी से होता। तो ऐसी कंपनीज जैसा कि इंडियन टोबैको कंपनी ITC है, ख़तरनाक हराम है, क्योंकि वो टोबैको की ग्रोइंग करती, प्रोसेसिंग करती, पैकिंग करती, मैन्युफैक्चरिंग करती, मार्केटिंग करती, सारी चीज़ें ये करती है। तो ऐसे कंपनीज जो R&D चलाते, सुपरमार्केट्स में ऐसे सेल होता है, सारे कंपनी, सिगरेट के कंपनियां, सारे कंपनियां हराम है आपके लिए। अगला है एडवर्टाइजिंग। वो कंपनी जो पोर्क का एडवर्टाइज करती है। अब एडवर्टाइजिंग में सारे आते हुए, इसीलिए अब कौन सी भी कॉरपोरेट जो पोर्नोग्राफी का कारोबार करती है या गैम्बलिंग का कारोबार करती है या पोर्क बेचती है, वो ख़तन अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास कैसा जाती। तो वो एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं? पोर्क को एडवर्टाइज़ करते हैं, अल्कोहल को एडवर्टाइज़ करते हैं, गैम्बलिंग को एडवर्टाइज़ करते हैं, टोबैको एडवर्टाइज़ करते हैं। थोड़े अल्कोहल और गैम्बलिंग और पोर्नोग्राफी जो है आपको टीवी पे और इस पे नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे, लेकिन आपको जो है साइट्स पे इसके जो है एड्स वगैरह चलाते, ख्वाह वो डिस्प्ले एड्स हो या टेक्स्ट की शक्ल में हो या वीडियोस की शक्ल में हो,
तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग कंपनीज को भी हराम करार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अब मीडिया एंटरटेनमेंट यानी कि वो जो मीडिया हाउसेस है जो एंटरटेनमेंट को प्रमोट करती, जिसमें नाच गाना होता, जिसमें जो है गंदी गंदी चीज़ों को बताया जाता, जिसमें जो है अब फिल्मा है, थिएटर्स है, जिसमें जो है गंदी चीज़ों को, नाच गाने को बताया जाता, किसिंग सीन्स को बताया जाता, सेक्स सीन्स को बताया जाता, और वो न्यूज़ चैनल जो गलत खबरें फैलाती है और इससे माशरा तबाह होता है, इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती, तो सारे चीज़ें जो है हराम है, ठीक है। तो सारे कंपनी जो ये चीज़ें, जैसा कि हमारा एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कैश ऑन द डिफर्ड बेसिस। इसको मैं इंशाल्लाह ताला आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे इस्लाम में तिजारत तभी जायज़ है जब वो डिलीवरी की शक्ल में आपको मिले या फिज़िकल शक्ल में या सॉलिड शक्ल में मिले। तो आजकल क्या हो रहा है मालूम, कि डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स आपको जो है, अब जैसा कि पेटीएम में भी आ गया है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बल्कि आपको फ़िज़िकल फॉर्म में कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो सिक्का मिल रहा, ना तो कॉइन मिल रहा, ना तो कुछ गोल्ड में आपको कुछ भी मिल रहा नहीं, लेकिन आपके पैसे उसमें जा रहे, तो ये क़तअन हराम है। जब तक आपके पास फ़िज़िकल शक्ल में वो चीज़ आ जाती नहीं, तब तक उसके ऊपर आप तिजारत नहीं कर सकते इस्लाम में, और जब तक आपका कब्ज़ा नहीं रहता वो चीज़ के ऊपर, यानी कि आपने पैसे दिए, वो चीज़ टोटली आपके कब्ज़े में आ गई, तब आप उसको बेच सकते हैं। तो ये क़तअन हराम है। ये ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कैश ऑन द डिफर्ड बेसिस, ये ऐसे सारे कंपनीज जो गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, जिसमें आपको फ़िज़िकल फॉर्म में वो कुछ भी श्योरिटी नहीं दे रहे, तो आप वैसे चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ट्रेड कर रहे हैं वो फ़िज़िकल फॉर्म में अपने जो कस्टमर्स है उसको गोल्ड देता है, या अगर आप वो गोल्ड में वो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको जो है गवर्नमेंट के कईयों स्कीम्स रहते हैं ऐसे, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको फ़िज़िकल शक्ल में गोल्ड मिल रहा है, तब वो आपके लिए हलाल है, तब आपके लिए जायज़ है, आप तब बिला झिझक आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हो गई पहली कैटेगरी, ये तो हो गई नंबर 1 कैटेगरी। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी क्या है स्क्रीनिंग की, वो है फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग। फाइनेंशियल रेशियो स्क्रीनिंग में दो चीज़ें हैं, यानी कि कैश कंप्लायंस और लिवरेज कंप्लायंस। कैश कंप्लायंस का मतलब है कि अब मिसाल के तौर पर कौन सी भी कंपनी, अगर आप कंपनी होती है, वो अपना कारोबार चलाने के लिए, अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए बाहर से कर्जा लेती है, या कंपनी जिसके पास रिज़र्व पड़ा होता है, यानी कि प्रॉफिट्स जो आ रहा है कंपनी को, रेवेन्यू जो बन रहा है कंपनी का, वो रिज़र्व्स किसी और कंपनीज़ को देती है और उससे भी कंपनी पैसे कमाती है इंटरेस्ट की शक्ल में। इसको बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है, यानी कि या उधारी पे माल देना, ये भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स में आता है। यानी कि किसी और जगह से कंपनी को पैसे आने होते हैं, वो सारी चीज़ें अकाउंट रिसीवेबल्स में आती है। और कंपनी का जो अकाउंट रिसीवेबल्स रहना वो लेस देन 49% रहना, यानी कि जो कंपनी अपना माल किसी को दी या उधारी पे अपना माल बेची, ये सारे चीज़ें अकाउंट रिसीवेबल में आती है। उधारी में बेची, वो कंपनी का जितना भी हिस्सा है वो 49% से कम रहना, तो वो ही कंपनी आपके लिए जायज़ है। और कंपनी के पास जो भी रिज़र्व पड़े हुआ है, ये मोटी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँ, रिज़र्व पड़े हुआ है, वो रिज़र्व से जो इंटरेस्ट आ रहा वो 33% से कम रहना, और जितना भी इंटरेस्ट आ रहा उसको पर्जिंग करनी होती है। पर्जिंग यानी कि उसको प्यूरीफाई करना होता है, उतने % का आपको प्रॉफिट में से निकाल कर सदका करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है डेट
डेट यानी कि कर्ज़ा। कंपनी जो कर्ज़ा लेती है उसको ज़रूर ब ज़रूर अपने जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट उसको कर्ज़ा दी, उसको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरेस्ट हमारे इस्लाम में हराम है। तो अपने कंपनीज़, तकरीबन कंपनीज़ हमारे जितने भी कंपनीज़ लिस्टेड होती है वो कर्ज़ा कहीं ना कहीं लेती है। तो अगर हम इस बात को पकड़कर जो है ये बात को पकड़कर हम सोचे तो हम कौन सी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि तकरीबन हर कंपनी अपने कारोबार को चलाने के लिए बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बड़े बंदे से कर्ज़ा लेती है। तो इसीलिए हमारे लिए फिर अगर ये बात को पकड़े तो हमारे लिए इन्वेस्ट करने का या ट्रेडिंग करने का दरवाज़ा टोटली बंद हो जाता। तो उलमा इकराम और जितने भी इस्लामिक फाइनेंस के माहिरीन हैं वो लोग जो है ये लिमिट रखे, वो लिमिट है 33%, यानी कि 33% अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कितना आपका परसेंट हिस्सा कर्ज में है मार्केट का। अगर वो 33% से लेस है तो वो कंपनी आपके लिए जायज़ है। अगर वो 33% से ज़्यादा है तो जाहिर है कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा रहा तो। और 33% यानी कि पाऊ, कंपनी का पाऊ से ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट में है तो वो आपके लिए हराम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक है अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि लेस देन 49% है ना, और जो रिजर्व्स पड़े हुए कंपनी के पास उससे जो इंटरेस्ट आ रहा वो लास्ट 36 मंथ्स का एवरेज 33% के नीचे रहना, और डेट टू इक्विटी रेशियो 33% के नीचे रहना। मज़ीद आपको जानना है तो डेट टू इक्विटी रेशियो किसको बोलते, अकाउंट्स रिसीवेबल किसको बोलते, कैश प्लस इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ किसको बोलते, क्या रिजर्व्स किसको बोलते, कैश डिपॉजिट किसको बोलते, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको यूट्यूब पे इसके डेफिनेशंस मिल जाएंगे। आपको फिर भी मैं पकी पकाई बिरयानी दे रहा हूँ। आपको मज़ीद सीखना है तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करिए और तमाम ये वीडियोस मौजूद हैं। मैं इसके ऊपर फिर से वीडियोस बनाने का कुछ भी तुक नहीं बनता, इससे वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है। अब थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया सेकंड सेक्शन। पहला सेक्शन आपका मैं समअप कर दूं, बिज़नेस सेक्टर अगर आपका पास होता है ये सारे चीज़ों में आपकी कंपनी का कारोबार नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले या ट्रेड करने वाले हैं, तो आपका पहला सेक्शन क्वालिफाई होगा। दूसरा सेक्शन ये वाला है, कैश कंप्लाइंस और लिवरेज कंप्लाइंस। अगर ये 33% के नीचे है, अकाउंट रिसीवेबल्स 49% के नीचे है, कैश प्लस इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ 33% के नीचे है, तो आपका सेकंड भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा सेक्शन है डिविडेंड एंड प्यूरिफिकेशन रेशियो। अब ये डिविडेंड क्या है भाई? डिविडेंड यानी कि हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को जो भी वो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा डिविडेंड के थ्रू देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। जो है कुछ कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पे, कुछ कंपनी ईयरली बेसिस पे डिविडेंड देती है। हाँ, तो डिविडेंड जब आता है ना तो थोड़े कंपनीज़ पे जो कर्जा रहता है तो उसको प्यूरिफाई करना होता है। तो उसके कुछ फार्मूलेस हमारे इस्लामिक फाइनेंस के जो माहिरीन हैं वो हमको दिए हैं। वो फार्मूलेस के थ्रू हम जो है उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो ये फार्मूलेस अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा, वो वीडियो आप देखिए। इंशाल्लाह ताला हमारे अज़हर भाई ने अच्छे से उसको समझाया है। अगर मैं आपको फिर से समझाऊंगा तो फिर वो मेरा टाइम वेस्ट और उनकी मेहनत पे भी पानी फिर जाएगा।
तो वीडियो आप ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और जो है वो वीडियो बेहतरीन है। आप वो डिविडेंड एंड पर्जिंग, इनकम पर्जिंग भी बोलते हैं उसको, तो वो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है 3 सेक्शंस जिसकी वजह से आपकी जिसके थ्रू आप अपने स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जब आप स्क्रीनिंग हो जाएंगी तो तब आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो स्टॉक हराम है या हलाल है। अब इसको प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जैसा कि अब मिसाल के तौर पर कई वेबसाइट्स है जिसमें आपको फर्स्ट तो मालूम हो जाएगा कि कंपनी करती क्या है। अब मिसाल के तौर पर है स्क्रीनर.इन। अगर मैं स्क्रीनर.इन मारा तो ये कंपनी है। मिसाल के तौर पर कौन सी भी कंपनी में मारा जिसके स्टॉक्स आपको अवेलेबल है, स्टॉक्स के आपको डिटेल्स मारना है कितने स्टॉक्स लिस्टेड है, तो NSE की वेबसाइट में आप जाना। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE इंडिया ये समंदर है, इसमें जितने भी स्टॉक लिस्टेड है आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जितने स्टॉक्स लिस्टेड है, बजाज फाइनेंस आपको जैसा ही बजाज फाइनेंस का नाम सुनते फाइनेंस है ये हराम है ऐसा। ITC इंडियन टोबैको कंपनी ये भी हराम है। तो आपको जो है अब मिसाल के तौर पर बजाज फाइनेंस है, BAGAFINAN, बजाज फिनसर्व मारा हुआ है, तो ये हराम कंपनी है। क्योंकि बजाज फिनसर्व लिमिटेड इज़ द होल्डिंग कंपनी फॉर वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस अंडर द बजाज ग्रुप। It serves millions of customers by providing solutions for asset acquisition through financing, asset protection through general insurance, family and income protection in the form of life and health insurance and retirement and saving insurance। ये फाइनेंस कंपनी है, इसीलिए हमारे लिए हराम है। अब HDFC अब ले लो। HDFC मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको पहली लाइन में पता चल जाएगा। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हराम है क्योंकि ये सूद का कारोबार करती है। ICICI ले लो आप, ICICI, ठीक है, ICICI ले लो। ICICI में ICICI बैंक इज़ द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द इंडिया ऑफरिंग ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रिटेल SME एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ठीक है। ये भी आपके लिए हराम है, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो पहला आपको अब जैसा परसों मैंने स्टॉक लिया वो है NBCC, आपको वीडियो भी डाला मैं, परसों NBCC में ट्रेड लिया। NBCC कई को हलाल है भाई। NBCC क्या करती है? NBCC इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्ना एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द कॉपरेट्स 3 मेजर सेगमेंट्स: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आपके लिए हलाल है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। ये तो होगा। और एक ले लो एशियन पेंट्स, ये लास्ट कंपनी है। बिजनेस सेक्टर कैसा मालूम करना, एक ही आपको लाइन में आपको मालूम हो जाएगा। ना सिर्फ screener.com है, कईयों वेबसाइट्स है, जैसे कि मनी कंट्रोल है, जैसे कि investing.com है, जैसे कि स्टॉकेज है। ये सारे वेबसाइट्स पे आपको इन्फॉर्मेशन कंपनी की एक लाइन में मिल जाएगी। एशियन पेंट्स इज़ द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया। द 80+ year old company has major brands like Asian Paints, Berger, APCO under its umbrella. Company is into wall paints, wall coverings, waterproofings, texture paintings, wall stickers। yes, ये पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ। तो हो गया पहला मरहला, जो अगर ये क्वालिफाई हो गई तो सेकंड थिंग है आपको देखना है डेट टू इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी किसको बोलते हैं? सिंपल है गाइस, डेट यानी कि कर्जा, इक्विटी यानी कि शेयर्स। जितने भी अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट में मौजूद है और उसका कितना % कंपनी को कर्जा है दूसरों को देने का, तो वो हमारा पैरामीटर क्या था कि अगर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, इस्लामिक शरिया लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर वो डेट टू इक्विटी 33% के नीचे है तो हमें वो स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए जायज़ है।
यानी कि हलाल है, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 33% के ऊपर है तो इट इज़ स्ट्रिक्टली इम्परमिसेबल, यू कांट इन्वेस्ट इन दैट। तो डेट टू इक्विटी देखने के लिए आप जो है कौन से भी वेबसाइट में जा सकते, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है आपको। स्टॉकेज में अगर आप गए, स्टॉकेज में एशियन पेंट्स में मारा, फंडामेंटल्स में, रेशियोज़ में, सॉल्वेंसी रेशियोज़ में, टोटल डेट टू इक्विटी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। टोटल डेट टू इक्विटी है 0.06 का, यानी कि 6% का डेट टू इक्विटी है। कुछ वेबसाइट्स डायरेक्टली परसेंटेज में रखती, कुछ वेबसाइट्स डेसिमल में रखते। तो 0.06 यानी कि 6% का डेट है। और अगर आप वैल्यू में देखेंगे तो 972 करोड़ कंपनी को देना है किसी और को, तो 6% का डेट है यहाँ पर। 6% का कंपनी को डेट है। हमारा पैरामीटर क्या था? 33% था। 33%, 6 इज़ लेस देन 33। सो ये हमारे लिए डेट टू इक्विटी के पैरामीटर से ये हमारे लिए जायज़ हो गई कंपनी। तो अब सवाल है इसकी पर्जिंग कैसा करना। पर्जिंग यानी कि जो हम इसमें कमाएंगे तो उसमें से थोड़ा तो इंटरेस्ट तो आएगा, देना पड़ेगा ना कंपनी को, क्योंकि 6% का कंपनी को खर्चा है। तो हम उसकी पर्जिंग करेंगे। पर्जिंग यानी कि जितना भी इनकम हम कमाएंगे उसको जो है, जितना भी प्रॉफिट हम कमाएंगे उसको 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना भी वो अमाउंट आएगा हम उसको सदका कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर बहुत सिंपल है। अगर मिसाल के तौर पर ये कंपनी एशियन पेंट्स का अब शेयर कितना चल रहा, एशियन पेंट्स का शेयर चल रहा है, अभी प्राइस देखा तो 3193 पे 3193 पे मैंने कुछ 10 शेयर ख़रीदा और इसके ऊपर मेरे को मिसाल के तौर पर मुनाफा आया 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ अगर मुनाफा आता है तो मैं वो 1000 रुपीज़ को 0.06 से कैलकुलेट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा इनटू 0.06। तो जो भी अमाउंट आएगा इतना अमाउंट मैं इंशाल्लाह ताला उसको सदका कर दूँगा। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स में अगर वो इनकम जो नाजायज़ तरीक़ों से आई कंपनी को, वो अगर 49% से कम है तो हमारे लिए वो जायज़ है। अब मिसाल के तौर पर कंपनी के पास कुछ कैश पड़े हुआ है, कैश रिजर्व्स में पड़े हुआ है, तो कंपनी क्या है दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दी, नाजायज़ तरीक़ों में इन्वेस्ट करी, या कंपनी किसी और को दे दी और वो बंदा या वो कंपनी ये कंपनी को इंटरेस्ट दे रही, तो वो भी हराम है ना भाई। तो उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको जो है अदर इनकम में आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी कितना कमी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम में 485 करोड़ बोल के आया, लेकिन यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट है 161 करोड़, ये ईयर ऑन ईयर है। हमको देखना है जो है क्वार्टरली बेसिस पे, तो बेहतर है स्क्रीनर पे आ जाओ आप। स्क्रीनर पे अगर आए आप तो अदर इनकम में ये देखिए अदर इनकम यहाँ पर है। यहाँ पर अदर इनकम को मैं एक्सपैंड करता हूँ तो इंटरेस्ट बोल के यहाँ पर आया। इंटरेस्ट में 46 करोड़ की कमाई, 46 करोड़, ये 46 यानी करोड़ में है। 46 करोड़ की कमाई कंपनी को जो है इंटरेस्ट से कंपनी कमाई 46 करोड़ रुपीज़। तो हमको 46 करोड़ रुपीज़ जितने भी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में उससे डिवाइड करना है। उससे डिवाइड करें तो जो भी वैल्यू आएगा वो भी हमको सदका करना पड़ेगा। तो और हम देखेंगे ये बोल के नहीं, या कंपनी कुछ ऐसे चीज़ों में, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करी हो जो कि हराम है। मिसाल के तौर पर वो कहाँ मालूम होंगी? फिक्स्ड एसेट्स में मालूम होंगी। अगर आप जाएंगे नीचे तो रिजर्व्स में कुछ भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स। ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स अगर आप खोलेंगे तो फिक्स्ड एसेट में अगर ऐसी यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी जो कि हराम है, यानी कि कंपनी अपना पैसा ऐसी कंपनी को देती जो कि अल्कोहल बनाती, या जो कि
पॉर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करती, या कंपनी ऐसे इदारों को देती जो है फाइनेंस का काम करती, तो वो पैसे भी, वो अमाउंट ऑफ इनकम भी हमको पर्च करना पड़ेगा, यानी कि पूरी हमारे प्रॉफिट को उस कमाई से प्यूरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा नहीं मिला, ये भी हलाल है, हलाल है, हलाल है, ये सारी चीज़ें हलाल है, लेकिन इंटरेस्ट जो है हराम है। 46 करोड़ की इंटरेस्ट जो है हम ये क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे आप पर्च कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पे फिगर हाई होगा, तो क्वार्टरली बेसिस पे आप पर्च करिए। तो 46 करोड़ डिवाइडेड भी हमको क्या करना है, कितने मार्केट में शेयर्स इसके अवेलेबल है। अगर एशियन पेंट्स के अगर गूगल पे जाके आप टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग मारोगे तो आपको एक फ़िगर आएगा। कितना फिगर है, 958, 596, 962 शेयर्स अवेलेबल है, यानी कि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 95 करोड़ 85 लैक्स 96,962 शेयर्स अवेलेबल है। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो भी आपको पर्च करना पड़ेगा, यानी कि वो भी आपको अपने प्रॉफिट में से निकालना होगा। मिसाल के तौर पर ये मैं ले लिया, कॉपी करता हूँ, कैलकुलेटर में जाता हूँ, कैलकुलेटर में जाने के बाद जो है 46 सॉरी इसको पेश करता हूँ, डिवाइडेड बाय 46 करोड़, नहीं सॉरी गलत आया वैल्यू, पहले 46 करोड़ यूनिट्स 10 लैक्स करोड़, चलो अब सही है, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, तो मेरे को 0.47 आया। 0.47 यानी कि जो है 8 आने मेरे को जो है, यानी कि 8 आने मेरे को इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी कि 60.05 रुपीज़ मुझको सदक़े में देना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो बाकी का 1000 रुपये में से 60.05 यानी कि 939.5 रुपीज़ मेरे लिए हलाल और जायज़ है। तो इस तरह पर्जिंग होती है। और रही बात डिविडेंड की, डिविडेंड प्यूरिफिकेशन, डिविडेंड ये तभी आपको क्वालिफाई होगा जब आपको जो है डिविडेंड कंपनी से आएगा। डिविडेंड यानी कि कंपनी ऐलान करती है बाज़ाब्ता 1 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले कि हम डिविडेंड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और कुछ परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू का, हर शेयर की बुक वैल्यू होती है, वो बुक वैल्यू पे कुछ परसेंटेज कंपनी डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू आप मारो मालूम हो जाएगा, डिविडेंड आप मारो मालूम हो जाएगा। तो वो डिविडेंड भी हमको कुछ फार्मूलेस होते हैं, उसको भी पर्च करके हम डिविडेंड जितना आ रहा वो रख ले सकते हैं, बाकी का हमको सदका करना पड़ेगा। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, डिविडेंड जब कंपनी दी जब ही ये अप्लाई होता है, बाकी के ये सारे चीज़ें तो मैंने आपको कवर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितनी भी मेरी इतनी लंबी तकरीर थी वो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो उसको 2 बार, 3 बार, 5 बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ये थोड़ी एडवांस लेवल की टॉपिक थी, लेकिन अगर आप बेसिक है, बिगिनर है, तो आप बेसिक चीज़ें मालूम करें, जैसे कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, हाउ स्टॉक मार्केट फंक्शंस, ठीक है। फिर आपको जो है एक अकाउंट भी होना है, तो वो अकाउंट आप जो है कौन से भी ब्रोकर से आप बनवा लें, और मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो लिंक लेके भी आप अकाउंट खुलवा सकते। दूसरी चीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको देखना होता है, जैसे कि ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
पी रेशियो है, ये सारे चीज़ें भी अहम किरदार अदा करते ट्रेड करने में। और इसके सर्टेन वैल्यूज़ रहते, जैसा कि जो है पी रेशियो कितना रहना, ROE कितना रहना, ROCE कितना रहना। तो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है, क्योंकि हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मौजूद है। रही बात हलाल व हराम की, ये कंटेंट थोड़ा लेस था, इसीलिए मैंने डाल दिया। और मैं बारी बारी मैं अपने ट्रेड के वीडियोस में भी इंशाल्लाह ताला बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी वैल्यू सही रहती है इन्वेस्ट करने के लिए, और कौन सी वैल्यू वो रिस्क फैक्टर है और आपका पैसा उसमें डूब सकता। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जितने भी मैं स्टॉक्स का नाम लिया यहाँ पर, वो मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो आप अपनी रिस्क पे, अपने एनालिसिस पे, अपने रिसर्च पे आप ट्रेड करिए, इन्वेस्ट करिए और सीखिए। सबसे पहले है सीखना, सीखने के बाद ही आप जो है ट्रेड लीजिए। जब तक आप सीखे नहीं, वो जुआ है, गैम्बलिंग है। बेहतर है आप जंगली रमी पे चले जाए, वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न भी आएगा और आपका एक्साइटमेंट भी हो जाएगा। तो ये थोड़ी चीज़ें थी, और उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। एक स्टॉक आइडेंटिफाई करने से पहले आपको क्या क्या देखना है, कैसा कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जब आपको प्रॉफिट होता है उसमें से आपको कितना पैसा निकाल के सदका करना है। ठीक है, तो ये थी। अगर और एक चीज़ ये बोलना मैं भूल गया कि अगर कंपनी पे ज़ीरो डेट है तो आपको कोई पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अदर इनकम में इंटरेस्ट का सेक्शन देखते हैं तो उतना हिस्सा आपको पर्च करना होगा, बाकी का पूरा मुनाफा आपका होगा। तो ये चंद बातें थी जो आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि कईयों लोग बोले कि हमको सिखाओ कैसा हलाल स्टॉक ढूंढना, हमको सिखाओ कैसा स्टार्ट करना। मैं आपको बता दिया कि क्या क्या होना है और क्या आपके पास रिक्वायरमेंट होना, वो आपको बता दिया, और हलाल स्टॉक कैसा ढूंढना वो भी आपको बता दिया। और एक वीडियो भी ऐड करा, मतलब एक वीडियो है डिविडेंड प्यूरिफिकेशन की, वो भी आप देख लो। और सीखते रहो। इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि आप भी इसके ज़रिए से कमाना स्टार्ट करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे लिए दुआ करिए। इंशाल्लाह ताला मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ।